अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया में जहाँ मोहब्बत के नाक़दीन मौजूद हैं, वहीं मोहब्बत को एहतराम और तकरीम का मर्तबा भी हासिल है। लोग मोहब्बत में एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं ताकि उनकी मोहब्बत को आने वाले लोगों और दिनों में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए। आज हम मोहब्बत की ऐसी ही एक निशानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे लोग ताज महल के नाम से जानते हैं। आज हम आपको तारीख़ के धुंधलकों में ताज महल का तारुफ पेश करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो से। मेरा नाम है नईम अहमद और आप देख रहे हैं इन्फो विद नईम। नाज़रीन, ताज महल आगरा में मौजूद 17 हेक्टेयर रकबे पर फैली एक इमारत है जिसकी ऊंचाई तकरीबन 73 मीटर यानी 240 फीट है। ये इमारत मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल की वफ़ात के बाद उसकी निशानी के तौर पर बनवाई थी। ये इमारत भारत के शहर आगरा में मौजूद है। 2014 और 15 के सर्वे के मुताबिक हर साल यहाँ 1 करोड़ के करीब लोग ताज महल को देखने के लिए आते हैं, जो कि टूरिज़म के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टअप है। नाज़रीन, शाहजहां ने मुमताज़ बेगम की याद में ताज महल को 1631 में बनाने का हुक्म दिया, जो कि शाहजहां के 14वें बच्चे ज़ोहरा बेगम को जन्म देते हुए वफ़ात पा गई थी। इमारत की तामीर 1632 में शुरू हुई और मेन इमारत 1648 तक मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन इमारत के गिरदोनवा के इलाका और बागात वगैरह की तज़य्युन व आराइश में 5 साल मज़ीद लगे और इस तरह यह शाहकार 21 साल की अंत तक मेहनत में उस्ताद अहमद लाहौरी की निगरानी में मुकम्मल हुआ। नाज़रीन, एक मुसन्निफ़ अब्दुल हमीद लाहौरी ने 1636 में अपनी एक किताब में ताज महल को रोज़ा मुनव्वरा का नाम दिया था, जिसका मतलब रोशन मकबरा या नूरानी मकबरा के हैं। ताज महल का मौजूदा नाम फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसे अंग्रेज़ी में क्राउन पैलेस भी कहा जाता है। चूँकि मुमताज़ बेगम का मुकम्मल नाम भी मुमताज़ महल था, इसलिए इनकी निस्बत से ताज महल को यह नाम दिया गया। ताज महल के डिज़ाइन में इस्लाम में हिंदुस्तानी फ़न तामीर की एक वाज़ेह झलक नज़र आती है। ख़ास तौर पर इसमें मुग़लों के इदाद और तैमूरिया दौर के अमारात के डिज़ाइन को मद्देनज़र रखा गया है। जिन अमारात के डिज़ाइन को बुनियाद बनाकर ताज महल को कायम किया गया, उनमें समरकंद में मौजूद तैमूर का मकबरा, मुग़ल बादशाह हुमायूं का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा और शाहजहां की अपनी ही तामीर करदा जामे मस्जिद दिल्ली भी शामिल है। ताज महल की जो खुसूसियत इसे दूसरी इमारतों से मुनफरिद बनाती है कि इसमें सुर्ख पत्थर को इस्तेमाल करने के बजाय सफ़ेद पत्थर को इस्तेमाल किया गया, जहां कहीं कहीं कीमती पत्थरों को भी उनके साथ जोड़ा गया। इस इमारत में एक और ख़ास बात इसका 35 मीटर बुलंद गुंबद है, जिसकी ऊंचाई बुनियादी दीवारों की ऊंचाई के बिल्कुल बराबर रखकर इसे एक शाहकार बना दिया गया है, जिसे बनाना आमतौर पर काफ़ी मुश्किल समझा जाता है। चूँकि ताज महल के अंदर एक शानदार मस्जिद भी कायम की गई है, इस वजह से मकबरे के चारों तरफ 40 मीटर बुलंद मीनार कायम किए गए हैं। हर मीनार को 3 बालकनीज़ में तकसीम किया गया है। इन इमारात को गुज़रे वक्तों में अजान देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नाज़रीन, ताज महल के बैरूनी दरवाज़े की बात करें तो उसकी आराइश के लिए रंग, पत्थर और पत्थरों पर कुंदाकारी को इस्तेमाल किया गया है। इस आराइश में ख़ास तौर पर इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया है कि कोई भी डिज़ाइन इस्लामी तालीमात के मुनाफी ना हो, इसलिए ज़्यादातर डिज़ाइनिंग में गुल लाला और दूसरी तरह के फूल ही नज़र आते हैं। बैरूनी तरफ मौजूद मरकज़ी दरवाज़े पर सफ़ेद पत्थरों के अंदर और ऊपर स्याह पत्थरों से डिज़ाइनिंग की गई है, जिसे मज़ीद पुरकशिश बनाती है। इसके अलावा वही स्याह पत्थर इस्तेमाल करते हुए मरकज़ी दरवाज़े के गिर्द कुरानी आयात को नहायत ही खूबसूरत अंदाज में लिखा गया है। नाज़रीन, मरकज़ी गुंबद अंदरूनी तरफ से 8 कोनों वाला डिज़ाइन बनाता है, जो तमाम अतराफ से आने वाले और बाहर जाने के रास्तों की निशानदही करता है, लेकिन मौजूदा दौर में सिर्फ बाग की तरफ से आने वाला दरवाज़ा ही इस्तेमाल किया जाता है। अंदरूनी दीवारों की ऊंचाई तकरीबन 25 मीटर रखी गई है और उनको सफ़ेद पत्थरों और उन्हीं पत्थरों के ऊपर फूलों की कशीदाकारी से मुज़य्यन किया गया है। ताज महल की अंदरूनी दीवारों की सजावट के लिए इस्तेमाल किए जाने मुख्तलिफ डिज़ाइन ये हैं। बिलाशुबा ये डिज़ाइन ताज महल की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, जो कि सयाहों को यहाँ खींच के लाने का सबब बनता है। इस्लाम चूँकि कब्रों की तज़य्युन व आराइश से मना फरमाता है, इसलिए मुमताज़ और शाहजहां की कब्र को इस इमारत के सबसे कम आराइश ज़दा हिस्से यानी तहखाना में बनाया गया है, जिनके मुंह को ख़ास तौर पर मक्का की तरफ किया गया है। इस मकबरे के बिल्कुल वस्त में मुमताज़ की कब्र मौजूद है, जिसके पास सफ़ेद पत्थरों पर मुमताज़ की यादें सबत हैं। मुमताज़ के कब्र के साथ ही मगरिब की तरफ शाहजहां की कब्र भी मौजूद है। इस शानदार इमारत में 300 मुरबा मीटर में फैला एक शानदार बाग भी मौजूद है, जिसमें से इमारत को आने वाले रास्ते बाग को 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। इस बाग को इसी निस्बत से 4 बाग या मुग़ल बाग भी कहा जाता है। बाग से मगरब की तरफ आने वाले रास्ते के आखिर में एक तालाब बनाया गया है, जिसे हौज़ कौसर का नाम दिया गया है।
اس تالاب کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخرت میں ملنے والے حوض سے کی گئی ہے۔ ناظرین، موجودہ دور میں تاج محل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ماحولیاتی آلودگی ہے، چونکہ یہ عمارت دریائے یمنا کے کنارے موجود ہے اور دریاؤں میں موجود آبی آلودگی اور ارد گرد ہوائی آلودگی ایسڈ رین کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے تاج محل کے بیرونی سفید پتھر کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس کا رنگ سفید رہنے کی بجائے یلو براؤن ہوتا جا رہا ہے۔ ہندوستان حکومت نے اب ایک 10,400 مربع کلومیٹر کے علاقہ میں آلودگی کے بارے میں سخت قانون نافذ کیے ہیں تاکہ شاہکار تباہی سے بچایا جا سکے۔ ناظرین، تاج محل کو دوسرا بڑا خطرہ زیر زمین واٹر لیول کا کم ہو جانا ہے، جس کی وجہ سے لکڑی سے کی گئی تزئین اور آرائش خشک ہو کر ٹوٹتی جا رہی ہے، جو تاج محل کی خوبصورتی پر بہت برا اثر ڈال رہی ہے۔ ہندوستان میں سیاحت کی ایک بڑی وجہ تاج محل بھی ہے۔ یونیسکو کے سروے کے مطابق 2001 میں 20 لاکھ لوگ تاج محل کو دیکھنے آئے، جن کی تعداد 2014 میں بڑھ کر 80 لاکھ ہو گئی۔ ہندوستانی لوگوں سے بیرون ممالک سے آئے لوگوں کی نسبت کم فیس لی جاتی ہے۔ 2019 کے سروے کے مطابق مقامی لوگوں کے لیے فیس 70 انڈین روپیز، جبکہ دوسرے ممالک سے آئے لوگوں کے لیے 1200 انڈین روپیز رکھی گئی تھی، جو کہ ہندوستان کے ٹیکس ریونیو میں ایک اچھا خاصا حصہ ڈالتی ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔